अरे माँ, क्या कर रही हो? जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शादी के लिए देर हो रही है। अरे बेटा, बस 10 मिनट रुको, मैं तैयार हो ही गई हूँ। और तुझे पता है ना, शादी में कितने रईस मेहमान आने वाले हैं। अगर सही से सज संवर कर नहीं गई तो अपने लिए एक प्यारी सी बहू कैसे ढूंढूंगी। क्या माँ, आप हमेशा मेरी शादी के पीछे पड़ी रहती हो। अब चलो भी, हमें देर हो रही है। अनुराग अपनी माँ माधुरी के साथ अपने चाचा, जो कि गांव के मुखिया थे, उनकी बेटी की शादी के लिए निकल जाते हैं। जहां पहुंचकर उन्हें शादी के अंदर कई सारे रईस लोग मिलते हैं, जिनसे माधुरी अपने बेटे को मिलवाती रहती है। अनुराग बचपन से ही बहुत खूबसूरत और स्मार्ट लड़का था। उसकी समझदारी पर बड़े बड़े भी फेल थे। उसे बड़े लोगों का आदर करना बहुत ही बखूबी से आता था। वो सबसे बात कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक बहुत ही सुंदर सी लड़की के ऊपर पड़ती है, जो अपना लहंगा उठा उठाकर परेशान हो चुकी थी। अनुराग उसके पास जाता है और उससे कहता है, हमें अपनी जिंदगी में हमेशा वही करना चाहिए जो हमारा दिल कहता है। मैं जानता हूं कि तुमने ये इतना भारी भरकम लहंगा सिर्फ और सिर्फ अपने माता पिता के कहने पर ही पहना है। सही कहा आपने। दरअसल मेरे पिताजी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं, इसलिए मुझे ऐसी शादी या पार्टी में महंगे कपड़े पहनना पड़ता है, फिर चाहे मेरा मन हो या ना हो। रुको, मेरे पास एक बहुत ही प्यारा सा सुझाव है। अनुराग दृष्टि के पिताजी के पास जाता है और उनसे कुछ बात करने लगता है। ये सब देखकर दृष्टि सोच में पड़ जाती है, जिसके बाद उसके पिताजी उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं, बेटा, मेरे पास तुम्हारे लिए सरप्राइज है। जाओ अपने कमरे में जाकर देखो। अपने पिता की बात सुनकर दृष्टि अपने कमरे में चली जाती है, जहां उसे एक बहुत ही प्यारी सी ड्रेस दिखाई देती है, जो सिंपल भी होती है और खूबसूरत भी। दृष्टि तुरंत उस ड्रेस को उठाकर पहनने के लिए चली जाती है। ड्रेस पहनने के बाद उस ड्रेस की पीछे से चेन दृष्टि से लग नहीं पाती। इतने में अनुराग वहां पहुंच जाता है और पीछे से आकर उसकी चेन बंद कर देता है। उस समय दृष्टि अनुराग के ऊपर मोहित हो जाती है और अपने मन में सोचती है, ये कितने समझदार और सुलझे हुए हैं। काश ये मेरी जिंदगी में होते। कुछ ही देर बाद दृष्टि और अनुराग दोनों पार्टी में सबके पास पहुंच जाते हैं। पार्टी में सभी लोगों की नजर उन दोनों के ऊपर ही होती है, क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत खूबसूरत दिख रहे होते हैं। तभी अनुराग के चाचा मोहन दृष्टि के पापा कैलाश से कहते हैं, अरे भाई कैलाश, तेरी बेटी मेरे भतीजे के साथ कितनी प्यारी लग रही है। मैं तो कहता हूँ तू मेरे भतीजे को अपना दामाद बना ले। दृष्टि और अनुराग ने पूरी पार्टी में 4 चांद लगा दिए थे। सभी लोग उनकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन इस बात से माधुरी अनजान थी। शादी खत्म होने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं, जिसके बाद अगले दिन सुबह अनुराग के घर पर सब सो रहे होते हैं। तभी अचानक से उनके दरवाजे पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है, जिसे सुनकर माधुरी नींद में उठती है और दरवाजा खोलते हुए कहती है, अरे इतनी सुबह सुबह कौन है भाई? माधुरी के दरवाजे पर दृष्टि के माता पिता शगुन की थाली लिए खड़े होते हैं, जिन्हें देखकर माधुरी को याद आता है कि ये कल रात की शादी के सबसे रईस आदमी हैं। आप यहाँ, वो भी इतनी सुबह सुबह? आपके यहाँ मेहमानों की खातिरदारी दरवाजे पर ही की जाती है क्या? अरे आप हमें अंदर नहीं बुलाओगी? ये सुनने के बाद माधुरी उन्हें तुरंत अंदर बुलाती है और बैठक में बिठा देती है, जिसके बाद माधुरी तुरंत उनके लिए नाश्ता बनाने के लिए जाती है। कुछ ही देर में कैलाश अपनी पत्नी गायत्री और अनुराग के पूरे परिवार के साथ नाश्ता कर रहा होता है। तभी कैलाश माधुरी से कहता है, देखिए, मैं घुमा फिरा कर नहीं कहना चाहता। बात यह है कि मुझे आपका लड़का बहुत पसंद है। तो क्या आप हमारी बेटी दृष्टि का रिश्ता अपने बेटे अनुराग से करना चाहेंगी? कैलाश की यह बात सुनकर माधुरी अपने मन ही मन सोचती है, अरे वाह, इतने बड़े घर का रिश्ता, वो भी मेरे अनुराग के लिए। अरे मेरी तो लॉटरी ही खुल गई। ये सोचकर माधुरी रिश्ते के लिए हाँ कर देती है। वहीं दृष्टि और अनुराग भी एक दूसरे को पसंद करते थे, इसलिए बहुत ही जल्द उन दोनों की शादी हो गई थी। शादी में दृष्टि को खूब सारा सोना, डायमंड की ज्वेलरी और बहुत ही महंगा फर्नीचर मिला था, जिसे देखकर माधुरी की आंखें फटी की फटी रह गई थी। वहीं दृष्टि ने अपने गले में सोने और डायमंड्स के कई सारे महंगे महंगे गहने पहने हुए थे। अरे इसे कहते हैं ऊपर वाला जब भी देता है छप्पर फाड़ कर ही देता है। इतने सारे महंगे गहने, अब तो मेरे राज करने के दिन आ गए हैं। माधुरी की पूरी नजर दृष्टि के गहने और डायमंड के नेकलेस के ऊपर ही रहती है।
जैसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीतने लगते हैं और अब दृष्टि घर की सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से समझने लगती है और सबका अच्छे से ख्याल रखने लगती है। लेकिन माधुरी हर एक बार एक नया मौका ढूंढती जिससे कि वो दृष्टि के कमरे से किसी तरह उसके गहने और डायमंड्स के नेकलेस चुरा सके। एक दिन दृष्टि को अनुराग के साथ बाहर जाना होता है। माँ जी, आज मैं और अनुराग जी बाहर डिनर करने जा रहे हैं। आपके लिए मैंने खाना बना दिया है, आप खा लीजिएगा और अपनी दवाई लेकर सो जाइएगा। अरे इसी बात का तो मैं मौका ढूंढ रही थी, जल्दी से जा और मेरे बेटे को ले जा। मौका? अरे मेरे कहने का मतलब है कि तू मेरे बेटे अनुराग को बाहर ले जा, उसके साथ थोड़ा समय बिता। वैसे भी पूरा दिन काम पर ही रहता है, तुम दोनों एक साथ समय बिताओगे तो दोनों को अच्छा लगेगा। माधुरी की बात दृष्टि को थोड़ी अटपटी सी लगती है, लेकिन वो चुपचाप अनुराग के साथ चली जाती है। उनके जाने के बाद माधुरी दृष्टि के कमरे में जाती है और तिजोरी खोलने लगती है जिसके अंदर खूब सारे सोने के गहने, जेवर और पैसा भी रखा होता है। माधुरी सब कुछ एक बैग में रखकर चुरा लेती है। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिस दिन का मुझे इंतजार था। अब तो मेरी नैया अपरंपार हो जाएगी, बहुत ही शानदार शोहरत की जिंदगी बिता पाऊंगी। वैसे भी इस दृष्टि के बाप के पास तो खूब सारा पैसा और धन दौलत है और दिला देगा, लेकिन इन पर तो केवल मेरा हक है। माधुरी सारा सोना, पैसे और डायमंड के नेकलेस बैग में भरकर अपने कमरे में ले जाती है और छुपा देती है। ऐसे ही धीरे धीरे कुछ दिन बीत जाते हैं और चोरी की खबर किसी को भी पता नहीं चलती। तभी अचानक से एक दिन माधुरी की बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो जाती है, जिसके बाद वो अचानक से चक्कर खाकर जमीन पर गिर जाती है। जब दृष्टि ऐसे जमीन पर ऐसे पड़ा हुआ देखती है, वो तुरंत एम्बुलेंस को बुलाती है और माधुरी को हॉस्पिटल ले जाती है, जिसके बाद वो अनुराग को भी फोन करके वहां बुला लेती है। अजीब, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, पता नहीं माँ जी को क्या हुआ, वो अचानक से बेहोश होकर गिर गईं। तभी वहां डॉक्टर आ जाते हैं और अनुराग से कहते हैं, आपकी माँ की हालत बहुत ज्यादा खराब है, उन्हें दिल के दौरे का अटैक आया था। फिलहाल वो ठीक है, लेकिन उनके इलाज में पूरे 10 लाख का खर्चा आएगा। अगर तुम चाहो तो अभी जाकर अपनी माँ से मिल सकती हो। वो दोनों माधुरी से मिलने उसके पास चले जाते हैं, लेकिन 10 लाख का नाम सुनकर अनुराग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो अपनी माँ के सामने ही रोने लगता है। हे भगवान, ये कैसी विपदा आ गई है। मेरे पास तो 10,000 से ऊपर कुछ है ही नहीं, लेकिन डॉक्टर को पूरे 10 लाख रुपए देने होंगे। इतने पैसे कहां से आएंगे? अनुराग ये कह ही रहा होता है, इतने में दृष्टि अपने हाथ और गले से सारे जेवर उतार कर अनुराग को देते हुए कहती है, अनुराग जी, आप इन सबको बेच दीजिए और माँ जी के लिए पैसों का इंतजाम कर दीजिए। मेरे ख्याल से ये डायमंड का नेकलेस 20 से 25 लाख तक का होगा ही। इसमें हम माँ जी का अच्छे से इलाज करवा सकते हैं। माधुरी होश में होती है और ये सब हॉस्पिटल के पलंग पर लेटी हुई सुन लेती है, जिसके बाद उसे अपनी गलती का बहुत पछतावा होता है और वो दृष्टि से कहती है, दृष्टि बेटा, मेरे पास आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने कभी तुम्हारे बारे में नहीं सोचा। बस मेरी नियत तो तुम्हारे गहनों पर थी, जो कि मैंने कुछ दिन पहले चुरा लिए थे। मैं अपनी गलती के लिए बहुत शर्मिंदा हूँ, आइंदा कभी भी ऐसा नहीं करूंगी। हो सके तो बेटी मुझे माफ कर देना। माँ जी, आप ऐसा क्यों कह रही हो? मेरी हर एक चीज पर आप लोगों का हक है, क्योंकि आप मेरा परिवार हो। अगर आपको गहने चाहिए तो मेरे सारे गहने ले लीजिए। वैसे भी आपने मुझे इतना प्यारा बेटा दे दिया है, अब मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मैं इतने में ही बहुत खुश हूँ। दृष्टि की ये बात सुनकर माधुरी उसे गले से लगा लेती है, जिसके बाद माधुरी की नजरों से लालच बिल्कुल उतर जाता है और जैसे ही वो ठीक होकर वापस घर जाती है, वो अपने कमरे में छुपाए हुए सभी गहने और डायमंड्स के नेकलेस निकालकर वापस दृष्टि को लौटा देती है और उसे माफी मांगती है।